गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर से क्लास 10th का एक चैप्टर लेके आ गए हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, हम चाहेंगे कि कुछ केमिकल फॉर्मूले या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें जनरली इनके साथ रूबरू होना है, तो हम इन्हें देख लें, इन्हें नोट कर लें और इन्हें याद भी कर लेते हैं। तो फटाफट से इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग एनी वन ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। तो इसके बाद से हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर कंटेंट के नोट्स बनाएंगे कि चैप्टर कंटेंट में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। Let's start the chapter content. में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशन को बैलेंस करना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या इक्वेशंस। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ी सी हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब होने के बारे में भी हम लोग इनकी स्टडी करेंगे, जिनको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और हम कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप भी और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज corrosion and corrosion ही फिलहाल पढ़ेंगे, corrosion। और सबसे पहले हम बता दें इस पूरे चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपका 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है। इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का यह क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 या 2 नंबर का इफेक्ट पूछा जाता है और 2 या 3 नंबर का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में या फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं। बस यही हमारा चैप्टर क्राइटेरिया है। तो लेट्स बिगिन विद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अगर हम रिएक्शन की बात करें, चलिए बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड देयर इंटरकन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जब भी कोई चेंज होना होता है, चेंज, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन। चेंजेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th स्टैंडर्ड। कौन कौन से? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो
तो जब भी कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द रिएक्शन, और इन्हीं रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन। अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती हैं, अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं इनमें, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरीके के चेंजेस होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक को फिजिकल चेंज और दूसरे को केमिकल चेंज कहेंगे। एज वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास जो भी चेंजेस हैं या रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को हम लोग दो पार्ट में ऐसे पढ़ लेते हैं फिलहाल। कौन कौन सा? एक तो हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, दूसरा हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर कोई स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, अगर सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और अगर पूरा का पूरा मैटर ही चेंज हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को पकड़ के तोड़ दूं, देयर इज नो चेंज इन द मैटर, सिर्फ इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और अगर हम इसको जला दें आग में तो ये थोड़ी देर बाद इंटर कन्वर्ट हो जाएगा ऐश में, राख में, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। इस तरह से हम इसको फिजिकल केमिकल चेंज की तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में और हम क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पानी है, उसको हमने फ्रिज में डाल दिया या फ्रीजर में डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो पानी यानी कि लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से अगर इंटर कन्वर्जन हो रहा है फेज ऑफ मैटर का या स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर हम किसी पेपर को जला दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐश में या राख में, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे दूध से दही बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दिस इज कॉल्ड व्हाट, केमिकल चेंज। हमारी बॉडी के अंदर खाने का डाइजेस्ट होना, दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल चेंज। तो इस तरह से फिजिकल केमिकल अलग अलग तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर होते ही रहते हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्शंस। और अगर हम उसमें केमिकल्स का यूज करें, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करें, तो उनको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। इस तरह से हम फिजिकल केमिकल रिएक्शन को पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि एक आयरन नेल पड़ी हुई है, आयरन नेल, आयरन नेल बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है मॉइस्चर में, कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स के बाद ये रस्टेड हो जाती है। तो अगर ये रस्टेड हो जाती है तो रस्टेड होने का मतलब क्या होता है कि इसमें एटमॉस्फेयर के कुछ ऑक्साइड्स या कुछ गैसेस आकर के उसमें मॉइस्चर के साथ चिपक जाती हैं, जो उसमें परमानेंटली बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल चेंज का एक बेटर एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वाटर लेते हैं फ्रॉम द रूट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिल जाने से जो उनका फूड बनता है दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, और ढेर सारी अमाउंट ऑफ गैस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिल करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट होना ग्लूकोज में, एंड कन्वर्ट होना ग्लूकोज में और ढेर सारा ऑक्सीजन रिलीज करना कहलाता है एक तरीके का केमिकल चेंज, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। बिकॉज इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बना रहे हैं, फूड मटेरियल ऑफ प्लांट बॉडी, फूड मटेरियल ऑफ प्लांट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह लेते हैं केमिकल रिएक्शन। अब कुछ बातें हम करेंगे, जैसे हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें। यहां है आइस, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में,
अगर हम आइस को हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और अगर वाटर को वापस कूल करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। यानी इसको हम हाफ एरो से इधर दिखा दें और इसको हम हाफ एरो से इधर दिखा दें। अभी इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं और इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो ये वाटर यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है आइस यानी कि सॉलिड में, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अगर हम यही बात करें आयरन में, आयरन ये चेंज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है रस्टेड आयरन में। ये हो गया रस्टेड आयरन। कंडीशन क्या लगा दी? एटमॉस्फेयर में या मॉइस्चर में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये एग्जांपल हो गया मेरे पास रस्टेड आयरन का, एग्जांपल हो गए केमिकल चेंज का यानी केमिकल रिएक्शंस का। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होती हैं। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल है क्या जो जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है? कैन यू सजेस्ट मी एन एग्जांपल इन विच वी कैन सी इट्स जस्ट फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज? जी हाँ, एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर हम कैंडल को बर्न कराएं तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बोथ चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बताएं कि कैंडल जल रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो अ लॉट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, और जो मेल्ट हो रही होती है कैंडल जो मेल्ट हो रही होती है वो पिघल कर नीचे जा रही होती है, यानी कि पिघल करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है सारी की सारी कैंडल, सारी की सारी वैक्स। तो वो हो गया एक फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको वापस से हम लोग वैक्स का यूज करके हम लोग वापस से कैंडल बना सकते हैं। बट जो हीट इवॉल्व हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है वो धीरे धीरे एक तरीके का केमिकल चेंज शो होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल इन विच वी कैन सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस की। कोई भी केमिकल एक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करें उसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन जिसमें हम एक मैटर को दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फॉर द एग्जाम्पल, केमिकल एक्शन या रिएक्शन को अगर हम कन्वर्ट होता हुआ देखें, केमिकल रिएक्शंस अगर हम किसी चीज को किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे होते हैं तो ये हमारी कहलाती हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को पहचानने के तरीके क्या होते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस या एक्शंस या रिएक्शंस हो रही हैं एक्चुअली में? तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मुलेज होने चाहिए, कुछ ऐसे फिनोमेना होने चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये कह पाए कि हाँ ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस ऑकर है या केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे हम पहचानेंगे? जैसे अगर हम शुगर को हीट करें तो सबसे पहले तो ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर के बाहर जाएगा और फिर धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के बाहर जाते जाते एक ब्राउन ब्लैक कलर का रेजिड्यू छोड़ देगा। ब्राउन कलर का या ब्लैक ब्राउन कलर का एक मैटर छोड़ देगा अपने पीछे। उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये हम कब देखते हैं? जब हमारे पास जब हम शुगर को जलाते हैं, हीट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम पहचान पाते हैं, जिसको हम कह पाते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस
हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इसी को हम क्या पाते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हम क्या कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस आए रिएक्शन करने के लिए, कुछ सब्सटेंस जो रिएक्शन करने के लिए हमारे पास आते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो हम यहां बता देते हैं, यहां पे हम कंडीशन लिखेंगे। कुछ सब्सटेंस जो आपस में इंटरैक्ट होने के लिए आते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जैसे ही आपस में रिएक्टेंट आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और कुछ देर बाद वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो जैसे ही वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम न्यू सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इनको हम एक एरो से सेपरेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस हम वो सब्सटेंस लिखेंगे जो केमिकल रिएक्शंस करने के लिए सब्सटेंसेस जिनको हम पास पास इंटरैक्ट करने के लिए लाएं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। आफ्टर सम टाइम इट इंटरैक्ट एंड इट कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंसेस, उन न्यू सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और इनको हम एक एरो से सेपरेट करते हैं। इस एरो को ही हम लोग क्या, एरो के ऊपर और नीचे हम इसकी कंडीशन लिखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस एरो का हेड प्रोडक्ट की साइड होता है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे एक साथ मिला करके। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उनको भी हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कैसे कैसे आते हैं। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन करने के लिए कंपलसरी हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लाए जाए, इंटरैक्ट कराने के लिए लाए जाए, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है? प्रॉपर्टीज या कंडीशंस कह लेते हैं इनको हम, कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो भी हम कह सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी चीज, अगर हम कहें इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ और क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ अगर हो रहा है चेंज इन कलर, या यूं कह लें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। और अगर हम ये कह लें चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, या अगर हम ये कह लें चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चेंज इन स्टेट। और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इस तरीके से ये 4-5 कंडीशंस होती हैं जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस पर्टिकुलरली कैरिड आउट हो रही है। तो एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की। अगर हम ये कहें इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैसे हम पहचानेंगे कि गैस इवॉल्व हो रही है? फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एक बीकर लेके या कोई एक कंटेनर लेके इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और इसमें हमने ऊपर से डाल दिया जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल जैसे ही हमने डाला, यहां से एक गैस इवॉल्व होगी जिसको हम बोलेंगे
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस तरीके से हम देख पाते हैं कि एक बेटर एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। हालांकि ये एक पर्टिकुलरली इकलौता एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने देखा कि जब जिंक ग्रेन्यूल, ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। डाला हमने था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे दोनों ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। और इसके बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो हमारी बनी हुई है ये हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं। ये एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इस तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड KClO3, अगर हमने KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड लिया और इसको हमने हीट कर दिया तो ये क्या देगा? ये देगा KCl और ऑक्सीजन गैस। हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हम आगे चल करके बैलेंसिंग और रिएक्शन में सीखेंगे। पोटेशियम क्लोराइड एक रिएक्टेंट था जिसको हमने हीट किया तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस दे रहा है, ये एक ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये भी एक एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। और अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें और इवोल्यूशन ऑफ गैस का तो हम क्या देखेंगे? अगर हमने आयरन सल्फाइड को यानी FeS को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला यानी H2SO4 में डाला तो ये हमारे पास क्या देगा? FeSO4 प्लस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जिससे सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, स्मेल ऑफ रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल। H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट चेंज in color, change in states and change in temperature with respect with the formation of precipitate। अगर हम formation of precipitate की बात करें, precipitate कैसे बनता है? अगर हम formation of precipitate कराना चाहें तो हम देखेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहां से हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट और यहां से हम डालेंगे सोडियम क्लोराइड। तो नीचे जाकर के ये कुछ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा। ये प्रेसिपिटेट जो हमारे पास बनता है इसको हम बोलते हैं PPT। ये PPT किसका बनता है? सिल्वर क्लोराइड का। इसके लिए हम एग्जांपल रिएक्शन लिखेंगे, NaCl प्लस AgNO3। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे AgCl प्लस ये बनेगा PPT यानी प्रेसिपिटेट और ये बनाएगा NaNO3। ये एक एग्जांपल हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। इसी तरीके से है हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर हमने BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या देगा? ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बना था ये व्हाइट कलर का बनता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के अपने अपने अलग अलग कलर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बनता है हमारे पास बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये बनेगा HCl प्लस BaSO4, ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT बनता है इससे भी। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए किसके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। इस तरीके से हमने देख लिया कि एक कंडीशन थी इवोल्यूशन ऑफ गैस का, उसका भी एग्जांपल हमने देखे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, उसके भी एग्जांपल हमने देखे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज योर चेंज इन कलर। तो अगर हम चेंज इन कलर की बात करें, लेट्स स्टार्ट विथ चेंज इन कलर, कि कैसे कलर चेंज हो रहा होता है। चलिए चेंज इन कलर देखते हैं। अगर हम कॉपर कार्बोनेट ले लें, जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, CO3, अगर हम इसको लेकर हीट कर दें तो ये क्या देगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, प्लस और क्या देगा, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे पास ग्रीन कलर का कंपाउंड है और ये चेंज होकर के ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे ये ग्रीन कलर था, यहां पे ये ब्लैक कलर था, ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कलर चेंज हो गया। एक दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं हम लोग। अगर हम लें PB3O4 और इसको भी हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास PB और O2 में, PB3O4, इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ये मेरे पास होता है रेड कलर का और ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, येलो कलर में। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आगे हम चल करके बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में इसको सीखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये अनबैलेंस रिएक्शन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे कलर चेंज होते रहते हैं। सो द नेक्स्ट इज आर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल आप लोग अपने घरों में भी देख लेते होंगे, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। अगर हम चेंज इन स्टेट के लिए आए तो ये क्या देखेंगे हम, मेरे पास वाटर एज अ सॉलिड है, अगर इसको हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर एज अ लिक्विड में। ये सॉलिड था, अब सॉलिड स्टेट में भी वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही होगा और लिक्विड स्टेट में भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, ये तो चेंज होंगे नहीं, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो इस तरीके से हमने देखा कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम इस वाले एरो की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का एरो हमें ये शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम लोग गेन वापस नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके के जो एरो हम देख रहे हैं जो बोथ साइड है, दोनों साइड जिसका हेड है, इसका मतलब ये होता है कि ये सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड से वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये जो कैरिड आउट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हमें देती है। इस तरीके के सिंबल को हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी से देख लीजिए इररिवर्सिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन या इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल और इन वाली को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्स हो सकती है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। इस एरो को हम लोग यूज करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस में और इस एरो को हम लोग यूज करते हैं रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। इस तरीके से हमने देख लिया। अब बचा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि इनको हम आगे चल के स्टडी करने वाले हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिखना चाहें तो व्हेन वी बर्न कार्बन विद सल्फर
ये बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें हीट बाहर से एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन लेकर के अगर हम जला दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस कंडीशन में ढेर सारी हीट और लाइट दोनों ही इवॉल्व होती है। हालांकि रिएक्शन को हम लोग हीट के तौर पर देखते हैं तो हम उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना और थर्मिक मतलब हीट। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस कंडीशन पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरीके की रिएक्शंस हो जाती हैं। एंडोथर्मिक भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है। तो दोनों के एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्शन को मोर इफेक्टिव बना पाते हैं, किस तरीके से रिएक्शन को हम मोर इफेक्टिव बना पाते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या लगाने होते हैं, क्या क्या लिखने होते हैं। ठीक है, हालांकि केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को वर्ड बेस पे लिखें, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर उसी को हम फॉर्मूला या सिंबल बेस पे लिखें तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखें तो एक तरीके की इक्वेशन है। इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, वर्ड इक्वेशन और फॉर्मूला इक्वेशन। एक तो वर्ड इक्वेशन हो जाती है, दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन हो जाते हैं। वर्ड इक्वेशन और फॉर्मूला इक्वेशन कैसे कैसे पढ़ते हैं हम वर्ड इक्वेशन और फॉर्मूला इक्वेशन? जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए, ये एक वर्ड इक्वेशन हो गई। हालांकि वर्ड इक्वेशन लिखने से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस किसी भी रिएक्शन के बारे में नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। यानी कि अब इसको अगर हम फॉर्मूला बेस पे लिख लें, यानी केमिकल फॉर्मूले के तौर पे लिखें, तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने जिंक के बदले क्या लिख दिया? Zn। इसके बदले हमने लिख दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, यानी इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा। और यहां पे हमने बना दिया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस, और क्या बन गया मेरे पास? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी हमें कोई गैस इवॉल्व करनी होती है तो इसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। जब भी हमें कोई गैस इवॉल्व करनी होती है तो हम इसे एक अपवर्ड एरो से शो करते हैं, अपवर्ड एरो। और अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट दिखाना होता है, तो हम उसे डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। अगर हमें किसी रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस दिखाना है, सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस दिखाना है या गैसियस सब्सटेंस दिखाना है, अगर हमें किसी रिएक्शन में एक्वस चीजें दिखानी है, एक्वस यानी सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहेंगे और किससे डिनोट करेंगे? ये चीजें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बगल में जस्ट ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं और इनका फेज क्या क्या है। अगर हमें डाइल्यूट लिखना होता है, कंसंट्रेट लिखना होता है, तो हम क्या क्या लिखते हैं? अगर मुझे सॉलिड लिखना होगा तो मैं स्मॉल ब्रैकेट में S लिख दूंगा। अगर मुझे लिक्विड लिखना होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में L लिख दूंगा। अगर मुझे गैस लिखना होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में G लिख दूंगा। अगर मुझे सॉल्यूशन इन एक्वस स्टेट देखना होता है तो मैं AQ लिख दूंगा।
यह स्मॉल ए क्यू लिख दूंगा, सब स्मॉल में ही लिखते हैं, कैपिटल में कुछ नहीं लिखते हैं। और डाइल्यूट लिखना होता है तो मैं BIL लिख देता हूं, और अगर कंसेंट्रेटेड लिखना होता है तो सिर्फ मैं CONC लिख देता हूं, कॉन्क। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं या शो कर पाते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से फेज में है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कौन से फेज में है। और उनकी कंडीशन जो हमें लिखनी होती है तो हम इस एरो के ऊपर या एरो के नीचे उसी कंडीशन को लिख देते हैं। इस तरीके से हम इसको फॉलो कर लेते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की या इक्वेशन की स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक है, तो इनको एक बार से आप देख लें। इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बट बिफोर हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें कि ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं, इस तरीके की जो एरो बनती है और इस तरीके की एरो बनती है, जो तो दो फॉर्म ऑफ एरोज होती हैं। इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन और इसका मतलब होता है रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग दो तरीके के रिएक्शंस देख पाते हैं। हालांकि ये चीजें हम लोग हायर स्टडी क्लास में स्टडी करेंगे, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन लेकर आएंगे।